नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट से संबंधित हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के अंतर्गत उपन्यास के विकास को। हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के अंतर्गत उपन्यास के विकास को हम कर रहे थे। पिछली क्लास में प्रेमचंद पूर्व हिंदी के उपन्यास को हमने देख लिया था कि कौन कौन से उपन्यास प्रेमचंद पूर्व के प्रसिद्ध उपन्यास रहे और परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने कर लिया था। और प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के अंतर्गत हमने जितने भी प्रेमचंद से संबंधित उपन्यास रहे हैं, जैसे सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, गबन, ये सभी उपन्यासों को हमने देख लिया था। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास, जिसमें उनकी विषय वस्तु और सन, किस उनका उर्दू नाम, ये सभी तथ्य हमने महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए थे कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने ये देख लिया था। तो आज बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों के आगे ही हम करेंगे कि प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों में प्रेमचंद जी के जो समकालीन उपन्यासकार रहे हैं वे कौन कौन से रहे हैं, उनके उपन्यास कौन कौन से उनके उपन्यास रहे हैं। तो थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करते हुए बढ़ाते हैं अपनी क्लास को आगे। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों में प्रेमचंद अपनी महान प्रतिभा के कारण युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। प्रेमचंद जी को हिंदी उपन्यासों का सम्राट भी कहा जाता है। आप लोगों को पता ही है, ये हमने कर ही लिया था। और उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा और रिवीजन, प्रेमचंद जी के बारे में रिवीजन करते हुए। उनका पहला उपन्यास हमने पढ़ा सेवा सदन 1918, जिसका उर्दू नाम बाजारे हुस्न था। रही विषय वस्तु जहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान, सम्मान आदि विषयों बताया गया सेवा सदन में। और प्रेमाश्रम की बात करें तो प्रेमाश्रम 1922 हमने देख लिया था। गोसाई आफियत इसका उर्दू नाम रहा है। उसके बाद बात करें ग्रामीण जीवन, विधवा विवाह, कृषक जीवन की समस्या आदि से संबंधित यह उपन्यास रहा। उसके बाद रंगभूमि 1925, चौगाने हस्ती, हिंदी जो उर्दू नाम रहा चौगाने हस्ती, भारतीय जनजीवन का एक रंगमंच कहा जाता है इस उपन्यास को, रंगभूमि को। और इसका नायक सूरदास। ये तथ्य हमने कर लिए थे पिछली क्लास में। कायाकल्प 1926 ईस्वी, पुनर्जन्म से संबंधित यह उपन्यास रहा। निर्मला 1927, यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास के रूप में देखा गया है। और उसके बाद बात करें गबन की 1931 ईस्वी में। गबन में आभूषणता, प्रियता और पुरुषात्म प्रदर्शन का जीवन चित्र किया गया है। और इसके बाद अगर बात करें कर्मभूमि को तो 1932 ईस्वी में उपन्यास कर्मभूमि उपन्यास में मंदिरों में अछूतों का निषेध, प्रवेश निषेध और हरिजन समस्या, महंतों, आडंबर और भोगलिप्सा, जनता का अंधविश्वास, मदिरा सेवन आदि सामाजिक और धार्मिक उपन्यासों के साथ साथ मजदूर, किसानों, दुर्दशा, सरकारी दमन, पूंजीपतियों का शोषण, गरीब शहरी और ग्रामीण जीवन की यथार्थता का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। गोदान उपन्यास की बात करें तो 1936 ईस्वी में यह मुंशी जी का प्रवर्तम उपन्यास है। उसके बाद बात करें अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र, जो कि एक अधूरा उपन्यास रहा। और प्रेमचंद जी ने किस प्रकार से उपन्यास लिखे थे। पहले उनके आदर्शवादी उपन्यास रहे, बाद में उनके यथार्थवादी उपन्यास रहे, इसलिए उनके उपन्यासों को आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद कहा जाता है। इसके बाद आज की क्लास हमारी सही मायने में शुरू होगी यहाँ से। प्रेमचंद युगीन समकालीन हिंदी उपन्यास, इनको हम एक एक उपन्यासकार के एक एक उपन्यास को हम देख लेते हैं, कौन से उपन्यास लिखे किस उपन्यासकार ने। तो देख लेते हैं। सबसे पहले इनके जो प्रेमचंद जी के समकालीन उपन्यासकार रहे वे कौन कौन रहे। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, बात करें जयशंकर प्रसाद, विशंबरनाथ शर्मा, कौशिक और
आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, पांडे बैचन शर्मा उग्र और वृंदावन लाल वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि प्रमुख उपन्यासकार रहे। प्रेमचंद जी के समकालीन उपन्यासकार रहे। और बात करें जयशंकर प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी के कौन कौन से प्रमुख उपन्यास रहे, तो प्रसाद जी ने 2 प्रमुख उपन्यास लिखे। कौन कौन से? कंकाल व तितली। कंकाल व तितली को आप लोगों को सन भी याद करना है, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कंकाल जयशंकर प्रसाद के इनमें से कौन सा उपन्यास नहीं है, या फिर तो कंकाल 3, क्योंकि नहीं जाता है इनसे संबंधित भी विषय वस्तु। कंकाल में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है। जो कंकाल उपन्यास लिखा है 1929 के आदर्श स्वरूप तथा ग्रामीण समस्याओं का चित्रण किया है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है तितली में क्या विषय वस्तु रही, मतलब किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो तितली में इन्होंने प्रेम के आदर्श स्वरूप का तथा ग्रामीण समस्याओं का वर्णन किया गया है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद के किस उपन्यास में प्रेम के आदर्श स्वरूप का वर्णन किया गया है, तो वह कौन सा हो जाएगा? तितली। तितली नाम सुन करके आप लोगों का थोड़ा सा चंचलता का भाव निकल कर आता है, लेकिन प्रेम के आदर्श रूप का भाव निकल कर नहीं आता। इसीलिए कन्फ्यूजन के लिए ही ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, क्योंकि मेरे साथ तो कई बार ऐसी ही कन्फ्यूजन हो चुकी थी कि तितली का नाम देख करके चाहे हमने कितना भी पढ़ा हो कि प्रेम के आदर्श स्वरूप का वर्णन इसमें किया गया है, लेकिन जब परीक्षा में बर्डन आता है तो अगर हमें आता हुआ प्रश्न भी हमें कन्फ्यूजन में डाल देता है कि शायद इसमें इसके नाम को देख करके तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन आप लोगों को एक एक तथ्य को देखते हुए चलना है कि कंकाल में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया गया है और तितली में प्रेम के आदर्श स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है किस में क्या है। बार बार आप रिवाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। विशंबरनाथ कौशिक, अगर विशंबरनाथ कौशिक की बात करें तो इसके भी 2 उपन्यास प्रमुख रहे हैं, भिखारिणी और माँ। देख लेते हैं भिखारिणी के अंतर्गत कौन कौन से हैं। भिखारिणी में इन्होंने अंतर्जातीय विवाह की समस्या को उठाया और माँ उपन्यास में यह दिखाया गया है कि माँ की ममता, त्याग और विवेकपूर्ण देखरेख पर बालक का सर्वांगीण विकास होता है। ये बात तो सच है बिल्कुल कि बालक का सर्वांगीण विकास किस प्रकार से होता है, माँ द्वारा ही किया जाता है लगभग, क्योंकि माँ की ममता और त्याग का विवेकपूर्ण जो अहम भूमिका होती है बालक के जीवन में, वो उसका सर्वांगीण विकास में बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देख लेते हैं अगला जो उपन्यासकार रहा है कौन सा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री एक प्रतिभा संपन्न उपन्यासकार रहे हैं। वैशाली की नगरवधू, सोना और खून, सोमनाथ, व्यरक्षायाम आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। वैशाली की नगरवधू वेरी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और सोना और खून, सोमनाथ और व्यरक्षायाम भी पूछा जा चुका है भाई। तो ये सभी उपन्यास जो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के हैं प्रमुख है। तो वैशाली की नगरवधू उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें वासुदेव, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित होते हैं। विषय वस्तु को आपको ध्यान रखना है, किस कथा वस्तु को इसमें दिखाई गई है कि किस किस का एक साथ दिखाया गया है, परीक्षा में पूछा जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट। सोना और खून सिपाही विद्रोह से लेकर के भारतीय इतिहास के एक विशाल अंश को प्रस्तुत करता है सोना और खून में।
और सोमनाथ के अंतर्गत ऐतिहासिक कथा को आधार बनाकर लिखा गया यह उपन्यास है। पूछ लेते हैं कि जो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के ऐतिहासिक कथा को आधार बनाकर कौन सा उपन्यास लिखा गया है, तो वो हो जाएगा सोमनाथ। किसी प्रकार घुमाकर प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए एक एक तथ्य से घुमा फिरा कर कई प्रश्न बन सकते हैं। तो इसलिए आपको जो कंटेंट मैं इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। पहले हमें हार्ड वर्क करते हुए चलना है, फिर बाद में हमें जितने ज़्यादा हो सकेंगे प्रश्न उत्तरों की प्रैक्टिस करते हुए अपनी क्लास को इसी तरह आगे बढ़ाना है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम क्लास करेंगे, प्रश्नों को भी अधिक से अधिक करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। वैरक्ष्यायाम के अंतर्गत प्राचीन युग की पृष्ठभूमि पर आधारित एक महान मौलिक उपन्यास है। भाई वैरक्ष्यायाम जो होगा उनका प्राचीन युग की पृष्ठभूमि पर आधारित एक महान मौलिक उपन्यास माना जाता है। एक बात और भाई, अगर हम कंटेंट को अच्छे से समझते हुए करेंगे तो हमारे प्रश्न भी आसानी से हल हो जाते हैं। तो इसलिए प्रश्नों को करते हुए हम अपने कंटेंट को भी बिल्कुल ध्यान से डिटेल से पढ़ते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस भी बच्चे को हमारी क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का बहुत ही अधिक मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर पहली बार हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लिया करो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो बढ़ते हैं अगला, जो प्रेमचंद जी से संबंधित समकालीन उपन्यासकार रहा है, कौन सा? प्रताप नारायण श्रीवास्तव। प्रताप नारायण श्रीवास्तव एक आदर्शवादी उपन्यासकार माने जाते हैं और इनके जो उपन्यास है वे प्रमुख उपन्यास कौन कौन से है देख लेते हैं। विदा, विजय, विकास, बेकसी का मजार, विसर्जन और वेदना। वैसे ज़्यादा इनके उपन्यास लिखे गए हैं, एक वैसे लिखा गया है। तो आपको ट्रिक के साथ अगर याद रखना है तो इस प्रकार से रख सकते हो कि अगर ये पूछ लिया जाए इनमें से प्रताप नारायण श्रीवास्तव का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है, अगर किसी और अन्य नाम से वैसे आपको दिखाई दे रहे हैं तो थोड़ा सा ट्रिक से भी अगर आपको नहीं पता तो भी पता चल सकता है कि हाँ ये उनका ही हो सकता है। बेकसी का मजार जो है एक ऐतिहासिक उपन्यास रहा है, तो और इनके जो अन्य उपन्यास रहे वे सामाजिक वर्ग के उपन्यास रहे हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि इनमें से श्रीवास्तव जी का ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा रहा है, तो कौन सा है? बेकसी का मजार। उसके बाद श्रीवास्तव जी ने अपने उपन्यासों में उच्च वर्ग के आधुनिक जीवन का चित्रण करते हुए दिखाया है कि किस प्रकार अपनी सभ्यता और संस्कृति को बोलकर पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं। और श्रीवास्तव जी ने राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति बहुत जागरूक लेखक रहे हैं। जो श्रीवास्तव जी रहे हैं उन्होंने क्या किया है? उच्च वर्ग के आधुनिकता जीवन का चित्रण किया है और जो पाश्चात्य संस्कृति है उसका भी उन्होंने वर्णन किया है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट उपन्यासकार की तरफ। ये हैं हमारे जो प्रमुख साहित्यकार उग्र जी, बांडे बेचन शर्मा उग्र। इन्होंने अपने उपन्यासों में समाज की विभिन्न समस्याओं को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। इन्होंने सभ्य समाज की भीतरी दुर्बलताओं, अनीतियों और घृणित प्रवृत्तियों का चित्रण अपने उपन्यासों में किया है। इन्होंने अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार वेश्यावर्ग को बनाया है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है इनमें से कौन सा उपन्यासकार अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार वेश्यावर्ग को बनाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा उग्र जी। उग्र जी से संबंधित कई और उपन्यास है, तो देख लेते हैं कौन कौन से, क्योंकि परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है इनमें से उग्र जी का कौन सा उपन्यास नहीं है। तो हमें जो प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं उनके सभी उपन्यासों को बिल्कुल रट लेना है, याद रख लेना है, क्योंकि इनको तो आप ये पूछते हो मैम इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है। यही सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो प्रमुख साहित्यकार रहे हैं और उनकी रचनाएं रही हैं, वे सब इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर किसी भी साहित्यकार की रचना को उठा करके एग्जाम में डाल सकता है।
तो जितने भी हम पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को कर रहे हैं, जैसे DEET+B TGT PGT हिंदी या फिर NTA NET से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण साहित्यकार रहे हैं, सभी प्रश्न आ चुके हैं परीक्षाओं में। हम प्रीवियस ईयर्स की भी एक सीरीज़ को चलाते हुए अपनी क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उनसे ये पता चल जाएगा कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो जो पीछे आ चुके वे तो सभी इम्पोर्टेंट है ही, तो इसलिए देख लेते हैं हम उग्र जी के उपन्यास कौन कौन से रहे, क्योंकि उग्र जी के काफ़ी बार आप लोगों को पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में उपन्यास पढ़ने देखने को मिले होंगे। तो चंद हसीनों के खतूत, घंटा, दिल्ली का दलाल, शराबी, कड़ी में कोयला, फागुन के 3-4, जीजा जी कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चंद हसीनों की खतूत भी इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट उपन्यास का। वृंदावन लाल वर्मा, ये एक ऐतिहासिक उपन्यासकार रहे हैं। वृंदावन लाल वर्मा जी एक ऐतिहासिक उपन्यासकार रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी भी एक ऐतिहासिक उपन्यासकार रहे हैं। जो वृंदावन लाल वर्मा जी है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐतिहासिक उपन्यासकार नहीं है या इनमें से कौन सा एक ऐतिहासिक उपन्यासकार है। तो ऐतिहासिक उपन्यासकारों को आपको ध्यान रखना है। गढ़ कुमार, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, माधो की संध्या आदि इनके ऐतिहासिक उपन्यास रहे हैं। और सगम, लगन, प्रत्यागत और कुंडली चक्र, जो ये इनके 4 उपन्यास रहे हैं, ये इनके सामाजिक उपन्यासों की श्रेणी में आती है। अगला देख लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला। निराला जी एक छायावादी कवि रहे, आप लोगों को पता ही है। छायावाद युग के 4 स्तंभों में गिने जाते हैं, जैसे कि महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, पंत जी और निराला। निराला को छायावाद युग का प्रमुख कवि माना जाता है। तो देख लेते हैं छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी उपन्यासों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके उपन्यासों में भावुकता एवं काव्यात्मकता का समावेश हुआ है। उन्होंने नारी समस्या की यथार्थता का चित्रण इस उपन्यास में अपने उपन्यासों में किया है। और जो उनके उपन्यास है कौन कौन से प्रमुख है देख लेते हैं। इनके जो प्रमुख उपन्यास है किनके, निराला जी के, वे अप्सरा 1931, अलका 1933, निरुपमा 1936, प्रभावती 1936। तो आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि मिलान क्रम से संबंधित प्रश्न इसमें से पूछा जाता है कि निराला जी के उपन्यासों को क्रम वाइज लगाओ या इनमें से निराला जी का उपन्यास कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा और प्रभावती, ये 4 उपन्यास है, ये निराला जी के प्रमुख उपन्यास रहे हैं। और उसके बाद देख ले प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में विविधता एवं शिल्पगत नवीनता स्पष्टता के रूप में दिखाई देती है। इन उपन्यासों में सामाजिक समस्याओं को चित्रित किया गया है। इनके ऐतिहासिक उपन्यासों में मनोरंजन का पुट भी मिलता है। जो प्रेमचंद युगीन समकालीन उपन्यासकार रहे हैं, उनके जो उपन्यास रहे हैं ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों प्रकार के उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। और उनके उपन्यासों में जो उनके ऐतिहासिक उपन्यास रहे हैं उनमें हमें मनोरंजनता का पुट भी देखने को मिलता है। इस प्रकार हमने प्रेमचंद युगीन उपन्यासों को कर लिया है। प्रेमचंद युगीन जो जितने भी उनके समकालीन उपन्यासकारों के प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं सभी को देख लिया है। उसके बाद हम करेंगे प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास। फिर जैसे ही हमारा उपन्यास का टॉपिक कंप्लीट होता है साथ साथ हम उपन्यासों से संबंधित प्रश्न उत्तरों को भी कर लेंगे। ये हमारी जो आज की क्लास है TGT PGT हिंदी और NTA NET के लिए, जिस भी स्टेट में TGT PGT हिंदी परीक्षा होती है उससे संबंधित और NTA NET में पूछे जाने के प्रश्नों के आधार पर अति महत्वपूर्ण क्लास होगी भाई। जो भी बच्चा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, किसी ने भी, आप
अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हर रोज़ हमारी एक क्लास हिंदी से संबंधित हम करते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। कोई भी किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या फिर आपको किसी भी टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपके सुझाव को बिल्कुल ध्यान रखती हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हो या किस प्रकार से आपको मेरी मदद की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल आपके मदद के लिए तैयार रहती हूँ हमेशा। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।